बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक की इत्तला के मुताबिक जो पैसे जमा करवाने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बाद वो पैसे अभी तक जमा नहीं करवाए गए, और इस सिलसिले को रोकने के लिए हुकूमत जो कोशिश कर रही थी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। ये हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी अगर इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद इनके साथ ना हो तो। वैसे इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए या अपने आप को इस सारी सियासत से बाहर दिखाने के लिए ज़राए के हवाले से खबरें पहुंचाना शुरू कर दी है उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया वालों को, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इल्ज़ामात उनके ऊपर ना आए जो गंद इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में डल रहा है, लेकिन वो इसका हिस्सा हैं और लगातार इसके अंदर शामिल हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा दे तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। ये सारे एक दूसरे से लड़के अपनी हुकूमत को शाम से पहले गिरा देंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके ऊपर है और इस्टेब्लिशमेंट ने जो एल्फी इनको लगाई है उस एल्फी के साथ ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो अब तो सेनेट का इजलास भी तलब कर लिया है और वहाँ पे भी कल से कार्रवाई करेंगे, लेकिन वफाकी काबीना ने जो फंड्स की फराहमी के हवाले वहाँ पे एक मीटिंग की है और दोबारा से ये मामला भिजवाया गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट ने एक मरतबा फिर कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड फराहम किए जाएं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सरबराही में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने काबीना की जानिब से रेफर की गई समरी बतौर तहरीक ऐवान के अंदर पेश की, लेकिन उसके बाद ऐवान ने यानी कायमा कमेटी ने कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी ना करने की सिफारिश की थी। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के अंदर इंतखाबात हैं, 21 अरब रुपए फंड्स की ज़िमनी ग्रांट की डिमांड मुस्तरद करते हुए तहरीक को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है, यानी अब पैसे नहीं देंगे। कल दिन 12 बजे तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब ये इजलास चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकाबले में, यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो भी अमल दरामद केस है उनके फैसले के ऊपर एक तरफ वो चल रहा होगा और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही होगी। अदालत से टकराव का एक मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है वफाकी हुकूमत ने। ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते कि इलेक्शन के अंदर शिकस्त है और शिकस्त से बचने के लिए उनको आइन को तोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आइन को तोड़ने नहीं दे रही, वो कह रही है कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी टक्कर ले रहे हैं। आइनी नुक्ता नज़र से 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं और हुकूमत बाउंड है कि हुकूमत तमाम फैसिलिटीज़ फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो बगल बच्चे की तरह का रोल प्ले कर रहा है, वहाँ से भी हमने कोई सख्ती नहीं देखी। वो बेचारगी का इजहार कर देते हैं जाके जी पैसे ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है तो हम कैसे इलेक्शन करवा दें। फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 10 साल तक पैसे और सिक्योरिटी ना दिए जाएँ तो क्या वो 10 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएगा इस मुल्क के अंदर? इस तरह तो ये मुल्क चलेगा ही नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में दोबारा बॉल चला जाएगा। अगर आज रात तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 21 अरब रुपए जारी नहीं करता और 21 अरब रुपए नहीं देता पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए, तो फिर एक नया दिन शुरू होगा। देखना यह है कि अदालत एक मरतबा फिर रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी या अदालत का इंसाफ देने का तरीकाकार वही होगा जो तरीकाकार इमरान खान के खिलाफ अदालत इस्तेमाल करती है। यानी इमरान खान एक जुमला बोले तो अदालत में उनकी बहुत सारी पेशियां लग जाती हैं, एक जुमला बोलें तो दहशतगर्दी के और तौहीन के मुकदमात होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब तस्वीरें दिखा दिखा कर गालियाँ दी जाएँ, बदतमीज़ी की जाए, तौहीन की जाए, अदालत की हुकूमतूली की जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म सिर्फ इसलिए फ़ारिग कर दिया कि नापसंदीदा जुमले थे, बयानात की बुनियाद के ऊपर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म फ़ारिग कर दिया। जबकि असल में जो अदालत की तौहीन होती है वो ये होती है कि अदालत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। अदालत की दो तरह की तौहीन हम कहते हैं कि अदालत के बारे में तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए, और दूसरा ये होता है कि अदालत का हुक्म नहीं माना। एक्चुअली जो असल में तौहीन है जिसको एक बड़ी तौहीन के तौर पर लिया जाता है अदालत की, वो ये है कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाए, अदालत का हुक्म ना माना जाए। यहाँ पर शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, उनकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से अदालत के हुक्म की अदूली कर रही है, अदालत का हुक्म मानने से इनकारी है, और ये एक तौहीन का नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा अदालत की जानिब से। उसकी एक वजह है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर जो एक्सरसाइज करनी होती है वो इदारों के जरिए करनी होती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इदारे इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंसाफ की फरहमी में दिक्कत पेश आ रही है। बहरहाल कौमी असम्बली ने जो करना था वो कर दिया है। दूसरी जानब धमकी भी लगाई गई है, वही वाली धमकी जो कल राणा सनाउल्लाह साहब ने लगाई थी, वो आज तारड़ साहब ने भी कही है, वफाकी वज़ीर कानून ने। उन्होंने कहा जी कि ये इनको फिर पैसे भरने पड़ेंगे, अगर ये पैसे दे देंगे तो 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर। फिर वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन में अफसरान को डर है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर हमारी भी तौहीन के अंदर वो गिरफ्तार हो सकते हैं। पार्लियामेंट की तौहीन में भी उनको खौफ होना चाहिए, वहां पर भी वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, यानी ये तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको कर देता हूं और आसान। अदालत ने एक हुक्म दिया कि ये काम किया जाए, अब ये काम नहीं किया जा रहा और पार्लियामेंट उसके रास्ते में रुकावट बन गई है। कौमी असम्बली से करारदाद आ जाती है कि जी अमल दरामद नहीं करना, नहीं करना। पार्लियामेंट रुकावट बन जाती है, अमल दरामद नहीं करना तो नहीं करना। तो इसी तरह अगर कल को पार्लियामेंट बैठ के कहती है कि नवाज शरीफ को नायल किया था अदालत ने, हम उसको नहीं मानते और नवाज शरीफ इलेक्शन भी लड़ेंगे और वापस आकर जेल भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो अदालत का एक फैसला था लेकिन हमें काबिल कबूल नहीं है भाई, तो फिर क्या करेंगे? यानी पार्लियामेंट इतनी ताकतवर हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला दे और पार्लियामेंट उस फैसले को उल्टा दे। वो ये कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो इस तरह तो जितने भी सियासतदानों के ऊपर जितने भी केसेस हैं, पार्लियामेंट एक इजलास बुलाए, उन तमाम केसेस की एक लिस्ट बनाए और उन तमाम केसेस को एक करारदाद के जरिए उड़ा दे और उसके बाद कहे इदारों को कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। अगर आप इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो आपके ऊपर तौहीन पार्लियामेंट लग जाएगी जिसके अंदर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना भौंडा, इतना घिनौना और इतना बेशर्मी वाला पाकिस्तान के अंदर कभी भी अदालत के साथ रवैया नहीं रखा गया था जो अब रखा जा रहा है। ये एक मजाक है आइन के साथ, कानून के साथ, और ये एक तरीकाकार बनाया जा रहा है जिसको मुस्तकबिल में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो इस घिनौने खेल को खेल रही है वो इस बात को याद रखे कि ये चीज़ें भी उनके सामने आएंगी और उन्हें मुस्तकबिल में ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब पे कंटिन्यूसली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इल्ज़ामात लगाती है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। 1958 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानी रही वो पाकिस्तान की फ़ौज की रही। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया था उन सालों में जब पाकिस्तान को आगे बढ़ना था। आईनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को तरक्की करनी थी। 1958 से 1971 तक पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान पे कब्जा किया और यहाँ पे हुक्मरानी की। उसके बाद 1971 से 1977 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी यहाँ पे हुक्मरानी रही और फ़ौज के आशीर्वाद के साथ रही। इसी बीच में जो है वो एक वाकया पाकिस्तान दो लख्त हो गया, उसमें भी फ़ौजी और सियासी क़यादत ने मिलकर ये घिनौना खेल खेला था कि एक जानिब मुजीबुर रहमान जो हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनके पास अक्सरियत थी, ज़्यादा सीटें थी, उनको हुकूमत देने की बजाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत देने का फ़ैसला किया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के सियासतदानों ने मिलकर मुल्क को तोड़ने में अपना किरदार अदा किया। 1977 से 1988 तक फ़ौज ने दोबारा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। ज़िया-उल हक आ गए और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाया और फिर पाकिस्तान की क्या हालत की, क्लाशनकोफ कल्चर ले आए, पाकिस्तान को लड़ाइयों में झोंक दिया, पाकिस्तान के अंदर मंशियात आ गई, अच्छे खासे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के और मजहबी जुनूनियों की एक बहुत बड़ी एक काश्त कर दी। वो फसल हम आज तक काट रहे हैं, इतनी ज़्यादा मजहबी जुनूनियों की उन्होंने यहाँ पे भरमार कर दी। उसके बाद आ जाए जनाब 1988 से 1990 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1990 से 1993 तक नून लीग, 1993 से 1996 तक पीपल्स पार्टी, 1997 से 1999 तक नून लीग और फिर दोबारा पाकिस्तान की फ़ौज ने कब्जा कर लिया पाकिस्तान के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 1999 से 2008 तक अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया और फिर पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग छेड़ दी। अमरीकी जंग का पाकिस्तान हिस्सा बन गया क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में धकेल देगा और एक खौफ था, एक डर था, उनको ये पैगाम पहुंचाया गया तो वो अमेरिका के आगे लेट गए। जो अमेरिका ने कहा वैसे ही उन्होंने किया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा दिया। दहशतगर्दी की एक खौफनाक जंग पाकिस्तान के कबायली इलाकों से होते हुए हमारे शहरों तक पहुंच गई। तो 2008 तक बेड़ा गर्क किया, दोबारा से पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में था मुल्क। फिर उसके बाद 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 से 2018 तक नून लीग और 2018 से 2022 तक 3.5 साल पीटीआई।
لیکن آج یہ سارے جو پاکستان پہ اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے، چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز ہوں یا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سب کا آج یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو خراب عمران خان نے کیا. عمران خان نے ایکچولی پاکستان کو خراب نہیں کیا. عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اس آپریشن کے بعد پاکستانیوں کی آنکھیں کھل گئی. پاکستان کو آئیڈیا ہو گیا کہ ایکچولی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اس رجیم چینج آپریشن نے پاکستانیوں کو وہ سوالات کرنے پر مجبور کر دیا جو سوالات کرنے سے پہلے لوگ سوچتے تھے، ڈرتے تھے یا کنفیوز رہتے تھے. اب بڑا اوپنلی پاکستانی کہتے ہیں کہ یار حکومتیں انہوں نے کی ہے، ملک کے اندر بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، ملک کو لوٹا انہوں نے ہے، پیسے انہوں نے بنائے ہیں، اور الزام آپ اٹھا کے ایک ایسے آدمی پر ڈال دیں جس نے 3 سال حکومت کی ہے اس ملک میں، اور 3 سال کے اندر آپ ایک بھی میگا کرپشن کا سکینڈل نہیں لا سکے. کبھی آپ توشہ خانہ کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی آپ نکاح کی عدت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ دے دو، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. ابھی وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ٹویٹس کر کے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، میری فیملی کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، میرا نمبر موجود ہے، مجھے کال کرو. وہ کہتے ہیں ان کو فون کر کر کے دھمکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے مخالفت کا اظہار کرو. سنی اتحاد کونسل کے علماء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے اپنے آپ کو الگ کرو، عمران خان کی مخالفت کرو، عدت والے معاملے کو ایک بڑا مذہبی اور سیاسی ایشو بناؤ. تو وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر ہم بلیو نہیں کرتے. ان کی ملاقات بھی ہوئی تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب سے. تو یہ اس قسم کے ٹیکٹسز استعمال کیے جا رہے ہیں کہ مذہبی جنونیوں کو اکٹھا کر کے مذہبی رنگ دیتے ہوئے عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے اور ان کو اکیلا کیا جائے. علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے وقت آپ کو یاد ہے سینئر آفیسر نے عدالت میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں توہین عدالت کی کارروائی بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں، مطلب اس کا یہ کہنے کا، لیکن مجھے اوپر سے حکم ہے میں نے اس بندے کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. کیوں گرفتار کرنا ہے پتہ ہے؟ گرفتار کرنے والے کو آئیڈیا تھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم فارغ کر دیا جائے گا. اس کو آئیڈیا تھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو فارغ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک رجیم چینج آپریشن کی کوشش کی جائے گی، اور وہ کوشش بہت حد تک کامیاب ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پرانے مورے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ویسے عمران خان صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے تھے اور ان کو پارٹی کے اندر شامل کیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے. اس دور میں عمران خان صاحب خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ جو مورے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. الیکشن 2021 میں ہوا تھا غالباً، اب 2026 میں 2025 کے اینڈ پہ یا 26 میں یہ الیکشن ہوگا آزاد کشمیر میں 2026 میں. تو وہاں کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 تک اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستان بھی بن گیا، اول تو ہم اس کو بننے نہیں دیں گے، اگر بن بھی گیا تو اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی. لہذا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے اگلے انتخابات میں بھی آپ محفوظ ہیں. لہذا وہاں پہ ایک رجیم چینج آپریشن کیا جا رہا ہے، جس طرح گزشتہ سال ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کو عمران خان کے خلاف اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دینے کی کوشش کی جائے گی. علی امین گنڈا پور کیونکہ ان تمام لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان دونوں حکومتوں میں، ان کے الیکشنز میں، ان کے اراکین کو انتخاب کے اندر مدد کرنے میں، ہر چیز میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پیش تھے، بلکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے. علی امین گنڈا پور کی رسپانسبلٹی تھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنا. اس کو اس موقع پر گرفتار کر کے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جب تک یہ کھیل مکمل نہیں ہوتا کوشش کی جائے گی کہ علی امین گنڈا پور گرفتار رہے. اب آپ کو یاد آ جائے گی وہ بات کہ کیوں ایک آفیسر نے کہا تھا کہ چاہے توہین عدالت لگ جائے مجھے اوپر سے حکم ہے، میں نے اس بندے کو آج گرفتار کرنا ہے. اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ خبریں چھپوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہے. پاکستانی روٹی کو چوچی کہتے ہیں. کیا یہ ملک کے لوگ بے وقوف ہیں؟